हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इससे पहले कि मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड शुरू करूं, आप सब लोग मुझे बताइए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। प्लीज आप नीचे लिखिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है और एनक्लेक्स आरएन क्यों इस चीज के बारे में इतना सीरियस है, मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले आप ये लिखिए कि व्हाट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें, लेट देम राइट, जी इंस्टाग्राम वाले भी लिखे व्हाट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अभी नहीं लिख रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। ये प्रेगनेंसी जो होती है ये अंडर ऑब्जर्वेशन ही चलनी चाहिए। ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं जिसके टर्मिनेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रेगनेंसी। इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे आ जाए, वहां पे बढ़िया वाला लाइव चल रहा है, बेटर ऑडियो बेटर वीडियो। ओके, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इतने सीरियस क्यों होते हैं? क्योंकि नर्सेस बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ऑब्जर्विंग द वुमेन एंड मैनेजिंग द कंडीशंस रिलेटेड टू हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हैबिचुअल अबॉर्शन वाले आ जाते हैं, ऐसी मदर्स आ जाती हैं जिनको एनीमिया होता है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन वाले आते हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस जिनको प्रेगनेंसी के साथ हो वो आते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज वाले आते हैं, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिनको एचमोल हो, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम वाले जो पेशेंट्स हैं, या जिनको मल्टीपल जेस्टेशन है, या जिनको प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, उनका वीडीआरएल पॉजिटिव है। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रिकॉग्नाइज करना और उसको मैनेज करना, ये दोनों ही चीजें एक आरएन के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंडर होती हैं। इसीलिए एनक्लेक्स इसके बारे में इतना सीरियस होता है। आप अगर ध्यान से कोई एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो एनक्लेक्स आरएन बहुत बारी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर पूरी की पूरी केस स्टडी डालता है, और उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने एग्जाम में प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया पे एक फुल फ्लेजेड अनफोल्डिंग केस स्टडी आ सकती है। तो अनफोल्डिंग केस स्टडी का मतलब 5 क्वेश्चंस। तो अगर आज का ये लाइव आप अच्छे से कर लेते हो तो मतलब आप एनक्लेक्स आरएन में हो सकता है कि अपने 5 क्वेश्चंस को आप सिक्योर कर लीजिए। ओके, तो चलिए, कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड? यस। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 2 कंडीशंस के बारे में। वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और एक बार हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस फिनिश करेंगे तो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जिसके अंडर हम प्रीक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास इन 2 डिसऑर्डर्स के ऊपर होगी जो कि बहुत ज्यादा आपके टेस्ट में पूछा जाता है। तो चलिए जेस्टेशनल डायबिटीज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज का मतलब होता है जब इंसुलिन की डिमांड और प्रोडक्शन में डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इस चीज को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 जो कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 जो कि रिलेटिव डेफिशिएंसी है, और ये तीसरी टाइप की डायबिटीज होती है विच इज जेस्टेशनल, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि देखिए, पूरी प्रेगनेंसी, अगर किसी नॉर्मल वुमेन की भी मैं प्रेगनेंसी देखूं ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते अगर हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखें या इंसुलिन का लेवल देखें तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। किसी ट्राइमेस्टर में आपको इंसुलिन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। 2-3 चीजें जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस सीखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, मदर का इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इंसुलिन नेवर क्रॉसेस प्लेसेंटा। इंसुलिन हमेशा फीटस अपनी खुद से बनाता है। जो चीज प्लेसेंटा क्रॉस करेगा दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम द मदर्स ब्लड। ओके, दूसरी चीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हर इंसान को नहीं होती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअली इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? सबसे पहली चीज, जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट है। इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट एक्चुअली क्या होता है कि
जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। अब ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट कई कई लोगों में जिनको हाई रिस्क होता है, उन लोगों की बॉडी में कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। उस केस में हमें मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो बॉडी में चाहिए होता है ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज कर पाए। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट। बेसिकली ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। ओके, लेकिन आप सोचेंगे कि हर एक वुमेन में भाई प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स तो होते हैं, तो हर एक वुमेन में जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों नहीं होता? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज अकर्स इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर in the clients not previously diagnosed as diabetic and occurs when the pancreas cannot respond to the demand for more insulin. Yes, definitely, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो ज्यादा इंसुलिन चाहते हैं, पैंक्रियाज उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। मैंने बोला ना कि तीनों ही ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। वो क्यों होता है? क्योंकि किसी किसी ट्राइमेस्टर में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, किसी किसी में कम होती है। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी पैंक्रियास कितना इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब जब किसी किसी महिला में, किसी किसी वुमेन में उसकी पैंक्रियास इस चेंज्ड डिमांड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उन महिलाओं में हम लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज मिलता है, राइट? और ये होगा सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो एक डेफिनेशन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अगर सडनली आपको हाइपरग्लाइसेमिया शुरू हो जाता है, जबकि उससे पहले आप यूग्लाइसेमिक स्टेट में थे, मतलब आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो नॉर्मल स्थिति में था, आपको कभी भी डायबिटीज नहीं हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद सडनली से आपको हाइपरग्लाइसेमिया होना शुरू हो गया है, तो उस केस में आप डायग्नोस हो सकते हैं विद द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक टेस्ट हम लोग रेज करते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीटीटी भी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है टू डायग्नोस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज में ये और तरह से होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में ये और तरह से कंडक्ट होता है। डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जैसे कि इंडिया में कैसे कंडक्ट करते हैं इसको, सबसे पहले वुमेन को बोलेंगे कि सारी रात की आप जैसे 12 बजे के बाद की आप फास्टिंग करके आओ, सुबह आप आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, उसके बाद आपको देते हैं 100 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक पीने के लिए, और जैसे ही आप पीते हो तो 1 घंटे के बाद आपका ब्लड सैंपल होता है, फिर 2 घंटे के बाद आपका ब्लड सैंपल होता है। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 सैंपल भी लेते हैं कई कई जगह पे, राइट? और फिर देखते हैं कि उसके हिसाब से आपका ग्लूकोज लेवल कैसा है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह से नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि हमें कनाडा का पता है, कनाडा में क्या करते हैं कि आपको फास्टिंग के लिए नहीं बोला जाता, आप रैंडमली ही टेस्ट के लिए आते हो, हेंस आपका कोई प्री सैंपल भी नहीं होता है। जैसे मैंने इंडिया में बोला कि फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं, तो यहाँ पे फास्टिंग नहीं लेते हैं, ज्यादातर लेबोरेटरीज ऐसे ही करती हैं। तो आपका कोई, क्योंकि फास्टिंग नहीं हो तो फास्टिंग कैसे होगा सैंपल। फिर आप जैसे ही आते हो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के लिए देते हैं और 1 घंटे के बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, राइट? अगर उस 1 घंटे के ब्लड सैंपल में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में आता है तो आपका सेकेंड आवर का सैंपल नहीं होता है, आपको घर भेज देते हैं। अगर आपका फर्स्ट आवर के सैंपल में हाई ग्लूकोज लेवल आया है, which could be more than certain range, वो GTD की रेंज हम आपको भेज देंगे PPTs में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो रेंज के ऊपर आता है आपका 1 आवर के बाद, तो हो सकता है कि आपका सेकेंड आवर का भी सैंपल हो, नहीं तो आपको दोबारा से टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, वो ही सेम मेथड से जो मैंने इंडिया में बोला, फास्टिंग वाला मेथड करके, राइट? तो इस तरह से इन कंट्रीज में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। बेसिकली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का क्या बेसिक प्रिंसिपल है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का ये प्रिंसिपल है कि जैसे ही आपने ग्लूकोज लिया, ऑब्वियसली आपकी बॉडी ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, 1 घंटे के बाद जब हम सैंपल लेंगे, ऑब्वियसली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, लेकिन एक डिटर्मिन्ड रेंज से, एक स्टैंडर्ड रेंज से हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल लेते हैं, सैंपल लेते हैं सेकेंड आवर में,
तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट आवर से लो चला जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ने इंसुलिन रिलीज किया, आपकी बॉडी ने ग्लूकोज यूटिलाइज किया, तो फर्स्ट आवर से लो चला जाना चाहिए। अब अगर कई कई वुमेन में फर्स्ट आवर में भी उतना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल था, सेकंड में गया भी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि स्टैंडर्ड रेंज से अभी भी ऊपर है। दैट मीन्स आपकी बॉडी ने इंसुलिन रिलीज किया ही नहीं, या इंसुलिन रिलीज किया, आपकी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया। तो उस टाइम पे फिर हम लोग डायग्नोस करते हैं दैट द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। खैर, ये तो हो गया कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो जीटीटी पे क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जीटीटी शुड बी कंडक्टेड बिटवीन 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ये चीज आपने याद रखनी है। जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में कंडक्ट कर देते हैं ये लोग। तो 3 hour oral glucose tolerance test is performed to confirm the gestational diabetes mellitus, about which I have already told you. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों हर एक वुमेन में ये डायबिटीज मेलाइटिस जेस्टेशनल वाला ये क्यों नहीं होता, किसी किसी में क्यों होता है। तो देखिए बेटा, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क फैक्टर्स जिन वुमेन में प्रेजेंट होंगे उन्हीं को जेस्टेशनल डायबिटीज होगा, हर एक को नहीं होता है। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है दैट इज ओल्डर देन 35 ईयर्स। यस, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वैसे भी 40 के आसपास में आते हो तो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होने को होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आजकल के लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो इफ यू आर ओल्डर देन 35 ईयर्स योर बॉडी इज नॉट फिजियोलॉजिकली दैट रेडी फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, राइट। तो इन ऑर्डर टू बियर दैट स्ट्रेस, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो बेसिकली क्या होता है कि योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर इट आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। अब उस केस में क्या होता है कि आपकी काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप करोगे। सेकेंड इज ओबेसिटी, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 30। अगर आप ओबीस हो उस केस में भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं जेस्टेशनल वाला। नॉन वाइट रेस है उसमें ज्यादा चांसेस हैं। प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल लॉस, पहले अबॉर्शंस हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं। देन प्रीवियस चाइल्ड बॉर्न विद कॉन्जेनिटल एनोमलीज, मे बी उनकी फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कतें हो उनके जीन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यस ये न्यू एडिशन हुई है, काफी न्यू जो मतलब एडिशंस आए हैं बुक्स के, उनमें भी लिखा हुआ है कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है, जैसे कि पीसीओडी वगैरह जिन लड़कियों को होता है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप करने के। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीपल जेस्टेशंस, यस, अगर आपको ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप करोगे। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद द डायबिटीज मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे अगर आपकी मदर को हुआ था प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज, या आपकी मदर को वैसे भी डायबिटीज है, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यू विल ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट। देन प्रीवियस प्रेगनेंसी विद जेस्टेशनल डायबिटीज, पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था तो सेकंड में भी चांसेस हैं। देन ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज में यूरिन आता है, यूरिन में ग्लूकोज आता है, आई एम सॉरी। एसेंशियल और प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन एंड यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ये सारी चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। हाँ जी, आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मैं हमेशा बोलती हूं डायबिटीज के 3 P's हमेशा याद रखा करो, वो हर एक इंसान को होते हैं जिसको डायबिटीज होता है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीयूरिया यानी कि बहुत ज्यादा यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया बहुत ज्यादा प्यास लगना क्योंकि आप यूरिन ज्यादा पास कर रहे हो, है ना, एंड पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा भूख लगना। ये तीनों चीजें होती हैं इफ यू आर डायबिटिक। अब अगर समझें कि पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, देखिए आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है तो बहुत सारा ग्लूकोज है। अब ये जो ब्लड होता है ये किडनी के अंदर से होके निकलता है। अब किडनी क्या करती है, वो सेंस करती है कि आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है तो जो किडनी के नेफ्रॉन्स है उनका काम क्या होता है, आपके ब्लड में से ग्लूकोज को चूस के बॉडी में से बाहर निकालना। इसी को हम लोग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
तो क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड से चूस के नेफ्रॉन्स में लेके आना है, तो उस ग्लूकोज को डाइल्यूट भी तो करना पड़ेगा ना यूरिन बनाने के लिए, है ना। जितना ज्यादा ग्लूकोज निकालना उतना ज्यादा पानी भी आएगा, एक तो वैसे भी ऑस्मोसिस की वजह से, और आपको अगर बॉडी में से ग्लूकोज बाहर निकालना है तो यू हैव टू डाइल्यूट इट विद वाटर। तो इस केस में आपकी जो किडनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पानी चूसती हैं आपकी बॉडी से और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, हेंस पॉलीयूरिया। और क्योंकि आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा यूरिन बाहर निकल रहा है तो पॉलीडिप्सिया, प्यास भी उतनी लगेगी। और पॉलीफेजिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सेल्स को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा, है ना। तो योर सेल्स आर स्टार्विंग, doesn't matter how much you are eating, but your cells are always hungry. So in this case you will always feel hungry. Okay, तो पॉलीफेजिया होगा। इसके साथ साथ वेट लॉस हो सकता है क्योंकि यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन की वजह से वेट लॉस होगा। ब्लड विजन भी हो सकती है। नेक्स्ट करिए। रिकरेंट यूटीआई एंड वेजाइनल यीस्ट इंफेक्शंस। मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार अपनी क्लास में बताती हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आप ओपीडी में बैठे हैं, कोई महिला आपके पास आती है, हम प्रेग्नेंट की बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। अगर कोई भी लेडी आपके पास बार बार आ रही है, वेजाइनल यीस्ट इंफेक्शन, कैंडिडा एल्बिकेंस, वेजिनाइटिस बार बार उसको हो रहा है, यूटीआईज भी बहुत रहती हैं उसको, बार बार ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जो एक अच्छी नर्स होगी वो सेंस कर सकती है कि शायद इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है, तो इन्फेक्शंस और यूटीआईज उसी की वजह से हो रहे हों। तो हम लोग इस केस में फास्टिंग ब्लड शुगर हमको करवा लेना चाहिए पेशेंट का। अगर जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हो तो आप देखोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस डायबिटीज पॉजिटिव होता है पेशेंट, ठीक है। तो जब उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा तो वेजाइनल इन्फेक्शंस अपने आप जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती, क्योंकि उसका रीजन ही ये हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मदर है वो बार बार आपके पास यूटीआई की कंप्लेंट लेके आएगी और वेजाइनल इन्फेक्शन की कंप्लेंट लेके आएगी। ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया भी हो सकता है। देखो, कीटोन यूरिया नॉर्मली नहीं होता है। कीटोन यूरिया तब होता है जब एक डायबिटिक पर्सन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, और क्या होता है कि उसके सेल्स को बिल्कुल भी इंसुलिन अवेलेबल है ही नहीं ग्लूकोज फीड करने के लिए। तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है वो फैट को ब्रेक डाउन करती है, और फैट की ब्रेकडाउन से कीटोन प्रोड्यूस होते हैं, हेंस ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया होता है। ग्लाइकोज यूरिया तो नॉर्मली होता है, कीटोन यूरिया फिर ऐसे होता है। और कीटोन्स कभी भी आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाते हैं तो कीटो एसिडोसिस भी कर सकते हैं, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज एसिडोसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन होती है, कोई एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन कीटोन यूरिया जरूर हो सकता है इफ देयर इज मच डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यू नो। देन बहुत बारी ये देखा गया है कि ऐसी औरतों को पॉलीहाइड्रामिनोज होता है। इसी पॉलीहाइड्रामिनोज की वजह से कई बार इनका सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ता है। आपके पास कभी भी डायबिटिक मदर होती है तो दो पॉसिबिलिटीज हमेशा लेके चलो इफ शी इज इन लेबर, मैक्रोजोमियक बेबी, पॉलीहाइड्रामिनोज, और इन दोनों की वजह से कई बार नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। आप कभी भी हॉस्पिटल्स में देखना, जब भी डायबिटिक मदर आती है कभी भी, तो सिजेरियन सेक्शन के लिए ओटी हमेशा रेडी ही रहती है। पता नहीं हमें कब फीटस डिस्ट्रेस में चला जाए एंड व्हेन वी हैव टू कंडक्ट सिजेरियन सेक्शन, तो ये चीजें भी आपको देखनी होंगी। देन लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज फीटस, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इनका फीटस काफी बड़ा होता है। तो नॉर्मली अगर 3.5 किलो का फीटस होता है लोगों के पास, सॉरी न्यू बॉर्न, या 3 किलो का होता है, तो इन लोगों का 4-4.5 किलो का बेबी होगा। ओके, तो इनका बेबी काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से मदर फीटस को लगातार ग्लूकोज ठूस रही है पूरी प्रेगनेंसी में, तो वो फीटस जो है वो ग्लूकोज खा खा के मोटा ताजा हो गया है। हाँ जी, चलिए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगी, आपको अब ये पता चल चुका है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, आपको ये पता चल चुका है कि क्यों होता है, ये भी पता चल गया रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि एज अ नर्स मेरी क्या ड्यूटी होती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले, कभी भी आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आता है, हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं। अब डाइटरी मॉडिफिकेशंस में ऑब्वियसली आपने इजीली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं लेने,
अगर लेने भी हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जैसे कि फाइबर्स हो गए, है ना, जैसे कि हमारे पास फ्रूट शुगर्स हो गई, जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल्स हो गई, होते उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पर वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो डाइजेशन में हमारी बॉडी का जोर लगता है और वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में वो शुगर्स। तो इसलिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस में एक तो हमने जो सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि एकदम से आपका ब्लड शुगर स्पाइक करती हैं, उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, जैसे ग्रेप्स नहीं लेने का, चॉकलेट्स, कुकीज और जितनी भी रिफाइंड शुगर वाली चीजें होती हैं वो आप नहीं लेंगे। कैलोरी इनटेक जो होता है वो पेशेंट का बनता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास इंडेक्स, या आप लगा लो कि पेशेंट के वजन के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, तो हम लोग पेशेंट को रेफर कर सकते हैं टू द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट फॉर मेकिंग हर डाइट। ओके, तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे ही अगर हम अच्छे से फोकस कर लें तो यूजुअली बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब ये मदर्स होती हैं, इनको इंसुलिन पे आने की जरूरत नहीं होती। तो जो सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे वो हम करेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और दूसरी जो चीज होती है वो मेडिकेशंस। अगर डाइट से कुछ नहीं बनता है तो फिर हम मेडिकेशंस करेंगे। पर यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, मेडिकेशंस प्लस एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो और आप कार्डियो कर रहे हो, एक्सरसाइज का मतलब है सिंपल वॉकिंग भी आप कर सकते हो, और आप थोड़ा बहुत वॉकिंग जो है वो फास्ट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और इसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं तो वो फर्दर ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करते हैं और आपकी बॉडी वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी इफ यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस। तो हम लोग मदर को ये बोलेंगे कि सिंपल वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू, और इसके साथ साथ आप योगा और मेडिटेशन करें, और इसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग रेगुलरली करें। रोज आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग 2 टाइम्स तो कम से कम करनी है, और इसके साथ साथ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, जैसे घर के नॉर्मल चोर्स होते हैं तो वो हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वाइटल साइन मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन लाइक बर्निंग एंड पेन ऑन यूरिनेशन, वेजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग। ऑब्वियसली इन चीजों को हम लोगों को देखना होगा। यूटीआई को हम प्रेगनेंसी में बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर यूटीआई आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो तो पेशेंट का एबॉर्शन भी हो सकता है, कई बार पता है आपको इस चीज का, या प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। यूटीआई कैन लीड टू ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट जी, ऑब्जर्व फॉर द साइंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन यूरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वजन मॉनिटर करते रहिए, कैलोरी इनटेक जो है उसको मॉनिटर करते रहिए, एंड असेस फॉर द साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रीक्लैम्शिया, और ड्यूरिंग द लेबर हम लोगों को फीटल कॉम्प्रोमाइज के बारे में भी देखना है, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो। जब हमारे पास मदर एनएसटी के लिए आती है तो उस टाइम पे नॉन स्ट्रेस टेस्ट, आपको पता है ना, जब हम प्रोब रख के और फीटस की जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर करते हैं, तो जब आप मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मॉनिटर कर रहे हैं तो आपने देखना है कि जो फीटल हार्ट रेट पैटर्न है क्या वो नॉर्मल वैल्यूज में है, क्या वो नॉर्मल रिदम में है, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। इफ इट इज देयर यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म। ओके, किसी दिन हम लोग एनएसटी के बारे में भी क्लास लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। ड्यूरिंग द लेबर क्या करना होता है, देखिए अब एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं, मदर आई है लेबर रूम में, आप सिंपली उसको इंड्यूस कर रहे हो, ऑगमेंट कर रहे हो, लेबर को ऑब्जर्व कर रहे हो और डिलीवरी कर रहे हो। लेकिन ये वाली जो मदर है ये इट इज अ स्पेशल केस, इसको डायबिटीज है। तो सबसे पहले मुझे ये चीज बताएंगे अपने स्टूडेंट्स जो अभी क्लास लगा रहे हैं, प्लीज टाइप कीजिए नीचे कि जब भी आपके पास एक डायबिटिक मदर आती है उसको लेबर के दौरान आपने इंसुलिन देना है कि नहीं देना है। ड्यूरिंग द लेबर आप इंसुलिन देंगे कि नहीं देंगे, मुझे आप यस और नो में नीचे लिख दीजिए। उतनी देर में मैं पानी पीती हूं, आप लिखिए।
बोथ insulin and dextrose. उससे बेटर आंसर नहीं मिला किसी को भी। हमारी क्लास वाले स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं? एमन, यस नो यस नो? Yes, I was knowing this. I was knowing this. Somebody would answer the correct. लिखा किसी ने चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल? बस सही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हीरे होते हैं वो कम ही होते हैं ना। मजाक कर रही हूँ, सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आपने कभी भी यस और नो फर्म डिसीजन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर होता है। आप हमेशा ये चीज लिखोगे कि फर्स्ट वी विल चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उस हिसाब से हमने देखना है कि इंसुलिन देना है कि नहीं देना है। आप कभी भी ये डिसीजन फर्म नहीं लेते हो कि हाँ मैं इंसुलिन दूंगी, या आप ये फर्म डिसीजन नहीं एकदम से लेते हो कि नहीं नहीं इंसुलिन नहीं देंगे। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी हमारा पेशेंट लेबर के लिए आता है तो यूजुअली मदर्स कम खाती हैं या नहीं खाती हैं, वो पूरा पेट भर के थोड़ी लेबर के लिए आती है। तो आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि मदर कुछ खा नहीं रही है, स्पेशली जब वो डायबिटिक है, तो हम लोग उसको नहीं खाने के लिए ज्यादा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, राइट? तो हो सकता है कि उस केस में हम लोग पेशेंट को सिर्फ IV फ्लूइड लगा रहे हैं, उसका NPO स्टेटस रख रहे हैं, ठीक है? तो आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि इफ द मदर इज नॉट ईटिंग एनीथिंग तो हम इंसुलिन क्यों दे, हाइपोग्लाइसेमिया में चली जाएगी। और जो लोग यस लिख रहे हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो मदर है वो स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करते हैं, तो यस वी विल गिव। और वैसे भी वो मदर डायबिटिक है तो हम लोग देंगे। लेकिन ये दोनों ही रॉन्ग आंसर्स हैं। सही आंसर है चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड देन डिसाइड वेदर इंसुलिन हैज टू बी गिवन और नॉट। क्योंकि क्या होता है कि हर एक की बॉडी स्ट्रेस को डिफरेंटली रिएक्ट करती है। हो सकता है वही चीज मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जो आपके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करती है। तो कभी भी हम लोग एज अ नर्स ये ऐसे डिसीजन नहीं, इंसुलिन का तो वैसे भी कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं कि देना है या नहीं देना है। हमेशा ये आंसर करना है, फर्स्ट चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इफ द पेशेंट्स बॉडी इज डिमांडिंग इंसुलिन ओनली देन वी विल गिव, otherwise if the blood glucose level is within the normal range and even if the patient is going into hypoglycemia, why would I be giving insulin? Insulin administration cannot be decided blindly. You have to check the blood glucose level, right? तो ये क्वेश्चन अपना करेक्ट कर लेना। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है पोस्टमार्टम पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज वुमेन की डिलीवरी हो गई है, तो प्लेसेंटा निकल गए, प्रेगनेंसी हार्मोन्स एकदम से डाउन जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको डाउन जाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। एक अमेजिंग चीज बताऊं, आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि पहले 3 दिन तक मदर्स को मिल्क नहीं बनता है ब्रेस्ट में, ठीक है? वो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोलैक्टिन को एक्ट ही नहीं करने देते, ठीक है? सिमिलरली ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं ये ग्लूकोज रेजिस्टेंट स्टेट रखते हैं फॉर एटलीस्ट 3 डेज पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि उन हार्मोन्स को फ्लश आउट होने में बॉडी में से कम 3 दिन लगते हैं। अब इस केस में 3 दिन के बाद डिसाइड होता है कि मदर परमानेंटली डायबिटिक हो चुकी है या वापस से यूग्लाइसेमिक स्टेट में आ चुकी है। तो कम से कम 3 दिन तक तो आपको लगातार पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करके इंसुलिन देखना है, देना है कि नहीं देना है। और 3 दिन आफ्टर डिलीवरी तक डायबिटिक डाइट ही चलेगी। बात समझ आ गई? ठीक है। तो पोस्टमार्टम पीरियड में और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटिक मदर्स की। नंबर 1 पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज। क्यों? बताया था ना पॉलीहाइड्रामिनोज होता है, बताया था ना कि बेबी का साइज बड़ा होता है। तो अगर पॉलीहाइड्रामिनोज होगा, इतना बड़ा एब्डोमेन होता है इनका, और अगर इतना बड़ा बेबी जो है वो आया है मदर के पास से, तो ऑब्वियसली यूट्रस को दोबारा से इन्वॉल्यूट होने में टाइम लगेगा। अगर यूट्रस इतना बड़ा है अभी भी साइज में, तो ऑब्वियसली वहां से ब्लीडिंग जो है वो काफी हो रही होगी। तो इन लोगों को पीपीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लेडी, है ना, बिकॉज ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज एंड बिकॉज ऑफ द बिग बेबी। ओके। सेकेंड थिंग, कोई टीयर वगैरह तो नहीं हो गया?
अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, सिंस द साइज ऑफ द बेबी इज बिग, यूजुअली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, तो कहीं टीयर तो नहीं हो गया, उस टीयर की वजह से ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ हम लोगों को ये चेक करना है कि इन लोगों को इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, क्योंकि देखिए ब्लड है, ब्लड में मीठा है, और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, ब्लड एंड ग्लूकोज, और ये दोनों ही मदर के यूट्रस में है। तो क्या पोस्टमार्टम पीरियड में मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, within 24 hours after delivery 100.4 degree Fahrenheit fever is absolutely normal, within the first 24 hours 100.4 degree Fahrenheit fever is absolutely normal. If it is more than 100.4 degree Fahrenheit, then it is considered as infection and you should inform immediately. ओके तो ये बात याद रखना। और इसके साथ साथ न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसेमिया के लिए देखना है। अब ये भी एक बड़ी अमेजिंग चीज है, न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है? जो डायबिटिक मदर का न्यूबॉर्न होता है वो भी एक हाई रिस्क बेबी होता है, उसकी हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू टेक केयर। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है न्यूबॉर्न को, सुनिए। जब ये फीटस मदर के वूम के अंदर है, तो मैंने क्या बोला था, मदर का इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है, मदर का ग्लूकोज प्लेसेंटा क्रॉस करता है। अब इस फीटस को भर भर के ग्लूकोज मिल रहा था पूरी प्रेगनेंसी में, अगर मदर ने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं किया तो हाइपरग्लाइसेमिया था मदर को, गिविंग अ लॉट ऑफ ग्लूकोज टू द बेबी। जितना ग्लूकोज बेबी की बॉडी के अंदर जाएगा उतना ज्यादा बेबी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो जिस टाइम पे उसका बर्थ होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की हैबिचुअल है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज खाया है, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी इंसुलिन भी ज्यादा प्रोड्यूस करने का रखती है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट है। जब आप कॉर्ड काटते हो तो टेक्निकली आप कॉर्ड नहीं काट रहे, उसकी ब्लड ग्लूकोज सप्लाई को काट रहे हो, राइट? तो जैसे ही आपने ग्लूकोज की सप्लाई काट दी, लेकिन उसकी बॉडी तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही जितना वो शुरू से उसको आदत है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज की सप्लाई कट गई। अब इस केस में क्योंकि ग्लूकोज मिल नहीं रहा, इंसुलिन ज्यादा बच्चे की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में ही जाएगा। तो जो फीटस होता है वो न्यूबॉर्न होता है, वो हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए डायबिटिक मदर के बेबी को आपने देखा होगा, इस कंट्री में, कनाडा में एक सिरप लगाते हैं, इनके मुंह में सिरप लगाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो सिरप धीरे 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 जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। हम ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार चेक करते हैं कई बारी, और यस, इस बच्चे को पैदा होते ही फीड देना होता है, पैदा होते ही इसको फीड देंगे, क्योंकि मदर को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, तो चाहे आप आर्टिफिशियल फीड दो, बट यू हैव टू फीड दिस बेबी, कंटिन्यूसली चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इफ स्टिल नॉट मेंटेन, यू शुड गिव डेक्सट्रोज टू द बेबी, फीड करो डेक्सट्रोज। अगर उससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं जाता है तो कई बार आईवी डेक्सट्रोज भी जाना पड़ता है बेबी को, क्योंकि हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया का चांस न्यूबॉर्न में नहीं ले सकते। तो इस केस में पर आवर ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग जो है वो बच्चे की कई बार होती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रेगनेंसी के बाद इनको देखते हैं और मैनेज करते हैं, बोथ बेबी एंड द मदर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर आता है, लेकिन आई होप आप लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो अभी हम दूसरा डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कोई भी ऐसी हाइपरटेंशन है जो कि मतलब बीपी जो है वो मदर का हाई हो जाता है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इससे पहले जो मदर थी उसका बीपी कभी भी हाई नहीं हुआ, वो कभी भी हाइपरटेंशन से डायग्नोज नहीं हुई थी या उसमें हाइपरटेंशन प्रेजेंट ही नहीं थी। सडनली आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन मदर का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो एक अम्ब्रेला टर्म होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, और इसी डिसऑर्डर के अंडर 3 चीजें आती हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसमें के कोई प्रोटीन यूरिया नहीं होता, कोई एडेमा नहीं होता, कुछ नहीं और होता, सिर्फ और सिर्फ बीपी हाई होगा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा डिसऑर्डर जो इसके नीचे आता है दैट इज कॉल्ड एज प्री इक्लैम्शिया। अब प्री इक्लैम्शिया में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। प्री इक्लैम्शिया में नंबर 1 हाइपरटेंशन हो रही है, नंबर 2
प्रोटीन यूरिया हो रहा है, नंबर 3 प्रोटीन यूरिया की वजह से एडेमा हो रहा है। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रीक्लैम्शिया। और जो तीसरी टर्म इसके नीचे आती है दैट इज इक्लैम्शिया। अब इक्लैम्शिया में प्रीक्लैम्शिया से भी कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडेमा तो हो ही रहा है और ये तीनों बहुत सीवियर हो रहे हैं, इसके साथ साथ सीजर्स भी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं ये जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के नीचे आती हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर अम्ब्रेला टर्म और ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। अब आप ये कभी आपने इमेजिन किया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मतलब हर एक मदर को इक्लैम्शिया प्रीक्लैम्शिया क्यों नहीं होता है? बहुत रेयर हम लोग देखते हैं, पर पीजीआई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और मेरी स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक्स है, तो मैंने तो बहुत पेशेंट्स देखे हैं, वो हमारे पास ही आते थे। अनफॉर्चुनेटली जो पेरिफेरी में हॉस्पिटल्स थे उनको पता ही नहीं था हाउ वुड दे मैनेज प्रीक्लैम्शिया इक्लैम्शिया, तो ज्यादातर पेशेंट्स वुड बी रेफर टू द टर्शरी केयर एंड वी हैड टू डील विद दैट। तो इसीलिए हम लोग तो इसमें बड़े एक्सपर्ट है। लेकिन आप बताइए which thing is responsible for eclampsia and preeclampsia? Do you have any idea? If yes, please write. लिखिए। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी ना इस चीज का, बस आप पेशेंस से बैठे रहिए और इस क्लास को एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए इस क्लास के, क्योंकि आपको ऐसी नॉलेज कोई नहीं देगा। आप मेरे को बस एक बार ये बता दोगे व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर pre-eclampsia and eclampsia in the mother's body? What do you think? Let them write. लिखने दीजिए। Are they writing? Hypertension. Hypertension. Anything else? वही तो क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? So what YouTubers are writing? Seizures, families to anti-stress. Edema. Monitoring blood pressure. Smoking history. HT and hypertension. हाइपरटेंशन एक्चुअली पता क्या है, बच्चे क्या बता रहे हैं हमें? साइन एंड सिम्टम्स बता रहे, कॉज नहीं बता रहे। मैंने ये पूछा है कि कॉज क्या है, मैंने ये नहीं पूछा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। आप ये सोच रहे हो कि हाइपरटेंशन की वजह से ये होता है, लेकिन वो हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? स्ट्रेस। Everybody takes stress. Not everybody goes for preeclampsia, eclampsia. Environmental factors. Previous history, cardiac, Asthma. No, unknown. Okay, चलिए एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड आई वांट द टीम आल्सो टू हियर दिस वेरी क्लियरली। आई एम going to tell you very important and that thing which you will not get into most of the books, at least not at one place. And now since all the males are sitting here, you will recognize now and you will be able to understand how difficult it is to be a mother. See, listen, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रीक्लैम्शिया इक्लैम्शिया का एक ही कल्प्रिट होता है एंड दैट इज प्लेसेंटा। यस, दैट इज प्लेसेंटा। यही रीजन होता है कि जब मदर प्लेसेंटा डिलीवर कर देती है उसके बाद इक्लैम्शिया प्रीक्लैम्शिया ठीक होना शुरू हो जाता है। अब आप कैसे प्लेसेंटा किस तरह से, अब आप एक कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज आपको प्रीक्लैम्शिया इक्लैम्शिया मजे से ऐसे समझ आएगा, फिर साइन एंड सिम्टम को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। सुनिए क्या होता है कि जो एक्चुअली असली मदर है ना पूरी प्रेगनेंसी में, जिस तरह से हमारे प्रोफेसर्स ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें ये चीज बोला था कि जो असली मदर होती है ना, दैट इज नॉट यू, दैट इज प्लेसेंटा। बिकॉज जिस टाइम पे बेबी ग्रो हो रहा है आप अपने एब्डोमेन में, यूट्रस में नहीं देख सकते व्हाट इज गोइंग ऑन। प्लेसेंटा को टेंशन होती है व्हाट इज गोइंग ऑन विद द बेबी, राइट। अब कई मदर्स में, जो कि मैं आगे चल के आपको रिस्क फैक्टर बताऊंगी कि कौन कौन सी मदर्स होती हैं जो कि इक्लैम्शिया या प्रीक्लैम्शिया डेवलप करती हैं, आप देखेंगे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हमारी लाइफ में होते हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि प्लेसेंटा का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं बन पाता है। अब इस चीज का क्या मतलब है? अगर आप में से कई लोगों ने लेबर रूम में ड्यूटी करी है, डिलीवरी रूम में ड्यूटी करी है, तो आपका एक प्रोसीजर होता है प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करके। आपने प्लेसेंटा हाथ में उठाया होगा कभी और आपने देखा होगा वो एक स्पॉन्जी ऑर्गन होता है प्लेसेंटा, ओके। और जैसे ही आपने हाथ में उठाया होगा आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा ब्लड होता है प्लेसेंटा में। इट हैज अ सिस्टम ऑफ हाई ब्लड वॉल्यूम
but low blood pressure. Now how this is possible? How can this be possible? अगर किसी ऑर्गन में बहुत सारा ब्लड है ना, वो ब्लड से भरा हुआ है वो ऑर्गन, तो उसमें लो बीपी कैसे हो सकता है? अगर हाइपरवोलेमिया में होगा कोई भी ऑर्गन तो बीपी तो हाई होना चाहिए, लेकिन यही नेचर है मेरे बच्चों। एक्चुअली प्लेसेंटा का जो सिस्टम होता है वो होता है कि उसकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती हैं और ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। और बीच बीच में ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आती है ना प्रेगनेंसी में, वो क्या करती हैं, बाउट्स ऑफ ब्लड जो होता है वो बीच बीच में फीटस को देती हैं। अब कई कई वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है कि प्लेसेंटा के अंदर वो वाला सिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से, हाई ब्लड वॉल्यूम बट लो बीपी वाला। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा टेंशन में आ जाता है, प्लेसेंटा को ऐसे लगता है कि अगर ये सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो फीटस को तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो प्लेसेंटा सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्लेसेंटा क्या करता है कि कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करने शुरू करता है जिससे कि ब्लड वेसल्स का जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि ट्यूनिका मीडिया लेयर को अफेक्ट करे, जो कि मस्कुलर लेयर है आपकी ब्लड वेसल्स की, उनको डिस्ट्रॉय करें या कुछ भी करें तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए, इसीलिए केमिकल हमारी बॉडी रिलीज करती है। देखो प्लेसेंटा क्या कुछ कर रहा है फीटस को सरवाइव कराने के लिए। अब ये जो केमिकल्स हैं, इंटेंशन यही होती है कि प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए, पर क्योंकि ये केमिकल्स आप सर्कुलेशन में रिलीज कर रहे हो, अब ये आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं ये केमिकल्स, ठीक है। इंटेंशन ये होती है कि ट्यूनिका मीडिया लेयर को इस तरह से इफेक्ट किया जाए कि वो डायलेट हो जाए ब्लड वेसल्स, पर उल्टा इफेक्ट हो जाता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये ट्यूनिका मीडिया लेयर को इरिटेट कर देते हैं जाके, तो ट्यूनिका मीडिया लेयर डायलेट होने की बजाय और भी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है इरिटेट होके, एंड दैट एक्सप्लेन्ड व्हाई द मदर सफर्स फ्रॉम हाइपरटेंशन। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी सब लोगों को, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये ट्यूनिका मीडिया लेयर को इस तरह से जाके इरिटेट करते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होने की बजाय और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड टू टेल यू वन थिंग, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें हमारी ब्लड वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल चल रही होती है उस टाइम पे, स्पेशली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब डबल ब्लड वॉल्यूम है, आइडियली तो ब्लड वेसल्स डायलेट होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपने बीपी देखा होगा मदर्स का 110 से ज्यादा होता नहीं है सिस्टोलिक, लेकिन जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो ट्यूनिका मीडिया लेयर में कुछ इस तरह से इरिटेशन करते हैं कि ब्लड वेसल्स डायलेट होने की बजाय कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, इट एवरीथिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेसेंटा। तो हाइपरटेंशन हो गई। अब यही केमिकल जब आपके नेफ्रॉन्स में जाते हैं, आपको पता है ना वहां पे बाउमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलाई होता है। तो ग्लोमेरुलाई क्या है? इट्स द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा है, और ये केमिकल्स क्या कर रहे हैं? आपकी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब यही केमिकल जाके आपके ग्लोमेरुलाई को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जैसे ये ग्लोमेरुलाई को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होता है, हैंस प्रोटीन यूरिया। और क्योंकि आपके ब्लड में से प्रोटीन बहुत ज्यादा निकल गया तो आपका ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा ब्लड का। मेंटेन कौन करते हैं? प्रोटीन्स, हेंस एडेमा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब से रट्टा नहीं मारने का। ये सोचो कि प्लेसेंटा कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ग्लोमेरुलाई को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो केमिकल्स, तो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, और प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या हो रहा है? एडेमा। और ये चीज क्या होती है? प्रीक्लैम्शिया। अब ये केमिकल अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में और भी इंक्रीज हो जाते हैं तो एक टाइम आता है जब ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को भी इरिटेट करते हैं ये केमिकल्स, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या पड़ते हैं? सीजर्स। बात समझ आई? तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री इक्लैम्शिया एंड इक्लैम्शिया। सो प्लेसेंटा इज द कल्प्रिट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जेस्टेशनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइमी ग्रेविडा। आप सोच रहे होंगे कि प्राइमी ग्रेविडा को कोई फर्क नहीं है, लेकिन इससे हैरानी की बात है, वुमेन 19 या उससे नीचे अगर प्रेग्नेंट होती है तो भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है
प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया होने का, वुमेन यंगर देन 19 ईयर्स और ओल्डर देन 40 ईयर्स। देन क्रॉनिक रीनल डिसीज बताया, तो अगर ऑलरेडी ग्लोमेरुलाई जो है वो हेल्दी नहीं है फिर तो होना ही होना है, बहुत ज्यादा चांसेस है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, अगर पहले से हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज मेलाइटिस ये भी रिस्क फैक्टर है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ और अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑब्वियसली इस केस में आप भी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया में जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट करिए स्लाइड हमजा, नेक्स्ट। हाँ जी, तो प्री इक्लेम्शिया के साइंस क्या क्या होते हैं? प्री इक्लेम्शिया के साइंस जो हैं, सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर होगा मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली हमारा? 120 से नीचे, राइट? 110 नहीं, आजकल तो इन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया। तो 140/90 mm ऑफ Hg होगा बीपी, या उससे ज्यादा होगा तो हम प्री इक्लेम्शिया में लेके आते हैं। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रोटीन यूरिया 1+ से लेके 3+ तक यूरिन डिपस्टिक में हो सकता है। यूजुअली हम 24 आवर यूरिन सैंपल भी लेते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कितना यूरिन लॉस हो रहा है। एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन, स्वीयर हेडेक्स होंगी, परसिस्टेंट एंड अनरिलीव्ड बाय मेडिकेशन, विजन चेंजेस हो सकती हैं स्वीयर प्री इक्लेम्शिया में। मुझे आज भी एक चीज याद है, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पीजीआई में एडमिशन हुआ, मैं तो मतलब बड़ी हवा में थी कि पीजीआई में एडमिशन हो गया, वी आर द टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स ऑल एट ऑल इंडिया लेवल का आप क्रैक करके जा रहे हो। फर्स्ट डे जब मैं लेबर में जाके खड़ी हुई, वहां पे इक्लेम्शिया वाला पेशेंट था। मेरी प्रोफेसर ने मुझे ये पूछा कि इस पेशेंट में फंडल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, और हमें तो वो फंडस ऑफ द यूट्रस ही पता होता है। मैंने बोला फंडल एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं, देखने के लिए कि प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच है कि सिफेलिक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट तो इसी तरह से जवाब देता है, पर उस इंस्टीट्यूट में नॉर्मल बना के नहीं आपको निकालते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होता है उन्होंने। तो जैसे ही मैंने ये चीज बोली कि फंडल एग्जामिनेशन करते हैं, शी सेड ये आपकी सजा है, आप इस पेशेंट के साथ तब तक रहोगे जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होता, मुझे इसकी केस स्टडी 1 हफ्ते के बाद चाहिए। एंड देन आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे पढ़ने के बाद ये पता चला कि इक्लेम्शिया के पेशेंट में फंडल एग्जामिनेशन, यूट्रस के फंडस की एग्जामिनेशन नहीं होती है। फंडल एग्जामिनेशन बोलते हैं आंख के फंडस की एग्जामिनेशन, कि हमारा पेशेंट जो है वो ब्लाइंड तो नहीं हो गया। तो इक्लेम्शिया वाले पेशेंट को हमेशा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो है वो जाता है, रेफरेंस जाता है ये चेक करने के लिए कि विजन इंटैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो वाली फंडल एग्जामिनेशन होती है फॉर द ब्लड विजन, फॉर द टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, क्योंकि मदर्स को हो जाती है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। अगेन जो रेटिनल सिस्टम है उसको डैमेज करते हैं केमिकल्स, स्वीयर प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया के केस में। हाँ जी नेक्स्ट करिए। स्वेलिंग, पूरे फेस पे स्वेलिंग, हैंड्स में स्वेलिंग, जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग, वल्वल स्वेलिंग, तो सारी स्वेलिंग होती है। देन एब्डोमिनल पेन होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, और एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। देन नोजिया, वॉमिटिंग होगा, नॉट टिपिकल ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी नोजिया। रिड्यूस यूरिन आउटपुट होगा, ऑलिग्यूरिया या डार्क कलर्ड यूरिन हो सकता है, वो इंडिकेट करता है रीनल फेलियर, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आपके पेशेंट को ऑलिग्यूरिया हो रहा है ना, एंड इफ शी इज प्री इक्लैम्प्टिक, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर। और इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज्ड बाय द फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स एंड रैपिड वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि आपकी बॉडी में से प्रोटीन निकल रहा है तो फ्लूइड रिटेंशन होगा और रैपिड वेट गेन भी होगा। नेक्स्ट करिए। तो इक्लेम्शिया क्या होता है? इक्लेम्शिया इज अ स्वीयर फॉर्म ऑफ प्री इक्लेम्शिया। जब प्री इक्लेम्शिया बहुत स्वीयर फॉर्म में चला जाता है और इसमें सीजर्स पड़ने लगते हैं पेशेंट को, करेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ सीजर एंड कोमा इन द वुमेन विद प्री इक्लेम्शिया। टॉनिक क्लॉनिक सीजर पड़ेंगे जिसमें बॉडी अकड़ती है, ट्विचेस पड़ते हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर होगा, रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशन, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। मैंने सिर्फ एक ही टाइप के पेशेंट हमेशा वेंटिलेटर पे लगते हुए देखे हैं इनटू द ऑब्स्टेट्रिकल यूनिट्स, और वो होते थे इक्लेम्शिया वाले पेशेंट्स। एयरवे हमेशा रेडी रखना है, सीजर प्रिकॉशंस रेडी रखनी है, ऑक्सीजन सक्शन इक्विपमेंट सब क्रिटिकल केयर वाला इनके उसमें होता है, प्रोटोकॉल में होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। इक्लेम्शिया के साइंस में सीजर पड़ेंगे, स्वीयर हेडेक होगा, कंफ्यूजन या डिसओरिएंटेशन होगा, स्वीयर हाइपरटेंशन हो सकता है जो कि कभी कभी 160 से भी ऊपर चला जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्रेथलेसनेस पल्मोनरी एडेमा की वजह से। नेक्स्ट चलिए।
नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करेंगे? सबसे पहली चीज सीजर प्रिकॉशंस, बेड लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, साइड रेल अप होनी चाहिए और पैडेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ एयरवे हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि सीजर के टाइम पे टंग बाइट वगैरह ना हो जाए। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर लगातार आपने मॉनिटर करना है, पेशेंट का वजन देखना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बाय यूजिंग द ग्लासगो कॉमा स्केल, कि कहीं हमारा पेशेंट कॉमा में तो नहीं चला गया। इसके साथ साथ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखेंगे, क्योंकि हाइपर रिफ्लेक्सिया प्रेजेंट होता है। जब भी आप पेशेंट का रिफ्लेक्स एक्टिविटी चेक करते हो, आपको पता है ना 0, 1, 2, 3, फिर माइनस में -1, -2, -3, तो इसमें पेशेंट की रीडिंग 3 तक जाती है। बहुत ही ज्यादा हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा होता है। और इसके साथ साथ इनटेक आउटपुट जो है वो मॉनिटर करेंगे, और यूरिन आउटपुट बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना है। इट शुड नॉट बी लेस देन 30 ml पर आवर। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बॉडी से लॉस हो रहा है। देन कार्बोहाइड्रेट विद नो एडेड सॉल्ट, क्योंकि हमारा पेशेंट हाइपरटेंशन में है ऑलरेडी, तो हम लोग सॉल्ट ऐड नहीं करते डाइट में। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, यूजुअली क्लिनिक्स में जो इक्लैम्शिया के पेशेंट को मेडिकेशन जाती है वो लेबिटालोल होती है। 20 मिलीग्राम का एम्प्यूल होता है जो हम आईवी डाल के लगाते हैं। लेकिन कभी भी लेबिटालोल लगाना है, एक तो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप के ऊपर ड्रॉप रेट सेट करके, दूसरी चीज बीपी लगातार चेक करना है। पेशेंट हाइपोटेंशन में नहीं जाना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखना है, जैसे कि HELLP। अब HELLP हेल्प सिंड्रोम इक्लैम्शिया का कॉम्प्लिकेशन होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। अब इन चीजों की वजह से पेशेंट की बॉडी में ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। और एक जो दूसरी सबसे घटिया कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है, दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से उखड़ जाता है। अब अगर ऐसा हो तो जब एमनियोटमी होती है तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड ही ब्लड दिखेगा। ओके, एंड इफ दिस इज द केस, इमीडिएटली पेशेंट की डिलीवरी करनी चाहिए, अदरवाइज वी वुड लूज द बेबी एंड द मदर बोथ। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन लगाना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो इंजेक्शन है उसके बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। और हमने इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इनको स्टार्ट करना होता है। एक बात याद रखना, जो इक्लैम्शिया प्री इक्लैम्शिया वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी डिलीवरी इनके लेबर रूम के बेड पे ही होती है। इनको हम डिलीवरी रूम के डिलीवरी बेड पे शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डिलीवरी बेड हमारा टेक्निकली हाई होता है, तो वहां से पेशेंट के गिरने के चांसेस होते हैं सीजर की वजह से। तो हम लोग इनकी डिलीवरी इनके बेड पे ही करते हैं। हाँ जी, चलिए आगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्रॉम एनक्लेक्स RN पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक एंटी कन्वल्सेंट है और मसल रिलैक्सेंट है। दूसरी चीज, जो नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल्स होने चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये किसी भी कंडीशन में शुड नॉट बी मोर देन 7। अगर मोर देन 7 होता है तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है। और कमेंट सेक्शन में लिखिए एंटीडोट क्या होता है, जल्दी लिखिए। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, प्लीज राइट, लिखिए लिखिए। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट पे होंगे, तो जल्दी लिखिए व्हाट इज द एंटीडोट टू मैग्नीशियम सल्फेट, फटाफट। कोई ऐसी चीज जो, अगर मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेंट है तो कोई ऐसी चीज जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, वो ही इसका एंटीडोट होगा। हाँ जी बोलिए। Calcium gluconate. यस, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट, वेरी गुड। तो जब भी कभी आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो ना, तीन चार पैरामीटर होते हैं जो आपने देखने होते हैं। नंबर 1, यूरिन आउटपुट। योर पेशेंट यूरिन आउटपुट शुड बी मोर देन 30 ml पर आवर। इफ नॉट, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर। दूसरी चीज, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि ये एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन है, हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो हमारी मसल्स को पैरालिसिस जैसी स्टेट में लेके जा सकता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 16 से नीचे जाएगा। 12 को टच कर रहा है, इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है। और तीसरी चीज जो आप इसके साथ साथ देखते हो, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर एकदम से बहुत लो हो रहा है आफ्टर गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट, स्टॉप गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट, गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट इमीडिएटली, क्योंकि आपका पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है। और तीसरी चीज, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो हमेशा 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए।
वो कभी या 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए इफ यू आर गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप वो हैमर मार रहे हो पेशेंट के पोप्लाइटल एरिया के पीछे और पेशेंट की जो लेग है वो मूव ही नहीं कर रही, वो बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस जैसी स्टेट में है, यू आर गिविंग द स्टिमुलेशन बट इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, अब उस केस में फ्लैसिड पैरालिसिस जैसी सिचुएशन है, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर बिकॉज मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हैज अकर्ड। इन दैट केस कैल्शियम ग्लूकोनेट माय फ्रेंड्स, दैट इज द एंटीडोट दैट शुड बी अवेलेबल। ओके, चलिए आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं साथ ही साथ आपके सामने बोलती हूं, अगर दूर लग रहा है कैमरा तो आप थोड़ा कैमरा पास में कर लीजिए, क्वेश्चन रीड होने चाहिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। सबसे पहली चीज, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विद जेस्टेशनल डायबिटीज, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज से सफर कर रही है, इज प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन थेरेपी, उसको इंसुलिन देना है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि क्लाइंट को अभी और भी टीचिंग की जरूरत है। इसका मतलब है हमने रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले आई विल रोटेट इंजेक्शन साइट टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, क्या यह सही है कि गलत है? मुझे अपनी इंजेक्शन साइट रोटेट करते रहना चाहिए ताकि एक जगह पे मेरा टिश्यू डैमेज ना हो जाए। दूसरी चीज, आई शुड टेक माई इंसुलिन इवन इफ आई स्किप द मील, तो मैं इंसुलिन लूंगी चाहे मैं अपना मील भी स्किप करूं फिर भी मैं इंसुलिन लूंगी। देन आई विल कैरी अ स्नैक इन केस माई ब्लड शुगर ड्रॉप्स, तो मुझे अपनी जेब में हमेशा एक स्नैक रखना ही चाहिए इन केस अगर मेरा ब्लड शुगर ड्रॉप होता है तो। आई शुड मॉनिटर माई ब्लड शुगर बिफोर एंड आफ्टर मील्स। अब इसमें कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें कि आपको फर्दर टीचिंग की जरूरत है? आई शुड मॉनिटर माई ब्लड शुगर बिफोर एंड आफ्टर मील्स, तो मुझे बिफोर द मील भी ब्लड शुगर देखना है और आफ्टर द मील भी चेक करना है। आई विल कैरी अ स्नैक, आई शुड ऑल्सो टेक माई इंसुलिन इवन इफ आई स्किप द मील, आई विल रोटेट इंजेक्शन साइट्स टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। क्या लगता है कौन सी ऑप्शन गलत है? लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? बी लिख रहे हैं सब लोग? वेट करते हैं, अभी तो लिख रहे हैं, द मैसेजेस आर कमिंग अप। एवरीबडी इज राइटिंग बी, या चलिए नेक्स्ट स्लाइड। या द करेक्ट आंसर इज बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने बोला था ना, हम कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं कि इंसुलिन देंगे या इंसुलिन नहीं देंगे। हम लोग हमेशा पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे फिर देखेंगे कि इंसुलिन लेना है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो ए क्यों नहीं है? क्योंकि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 90 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, ये तो कोई और ही मैंने आंसर लिख दिया। पीछे करना, आगे करना, इसके उसके आगे करना, उसके आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके आगे नहीं, उसका मिस हो गया, बट द करेक्ट आंसर इज बी। तो आपको पीछे ले जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे ले जाओ। तो आपको क्या करना होता है कि आपको हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके फिर ही इंसुलिन लेना है, इवन इफ यू स्किप द मील। तो आपको पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है कि ग्लूकोज का लेवल क्या है एंड ओनली देन यू शुड टेक इट। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए सीधा। यस, तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। A pregnant client with gestational diabetes is at the risk for which of the following complications? SATA, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है और डायबिटिक है? तो सबसे पहले हमारे पास मैक्रोजोमिया, मैक्रोजोमिया का मतलब होता है बिग बेबी। दूसरी चीज प्री टर्म लेबर, क्या ये हो सकता है डायबिटिक मदर को? देन प्री इक्लेम्शिया, क्या इसके रिस्क पे होती है? देन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना, एंड देन न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो इनमें से कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एक डायबिटिक मदर को हो सकती हैं? आई रिपीट, मैक्रोजोमिया, प्री टर्म लेबर, प्री इक्लेम्शिया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। क्या लगता है आप सब लोगों को? इंस्टाग्राम वालों को क्या लगता है और यूट्यूब वालों को क्या लगता है? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? टेल मी, कौन कौन सी? और ये साटा है, मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं आपने। ACE, A lot of people are saying AC, प्री टर्म लेबर नहीं लिख रहे हैं? ABC, ABCE, ABE ना, C क्यों नहीं भाई? ओके, ABCE,
अच्छा बी डी ई भी लिख रहे हैं, डी डी कौन लिख रहा है बे? हाँ A, B, C, E. No, only one person said B. उसको एच मोल का पता नहीं होगा, दैट्स वाई। हाँ जी चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। आंसर इज ए सी ई। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ए सी ई। तो मैक्रोसोमिया, हाई मैटरनल ब्लड शुगर लीड्स टू द बिग बेबी, प्री-इक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्री-इक्लैम्सिया, neonatal hypoglycemia, after delivery babies may have low blood glucose sugar due to elevated insulin level from the maternal hyperglycemia। प्री टर्म लेबर ना ज्यादातर देखा नहीं जाता डायबिटिक मदर्स में until and unless she is suffering from UTI। ओके तो वो फिर सेकेंडरी कॉज हो गया, ये प्राइमरी कॉज नहीं है प्री टर्म लेबर का, इसीलिए ए सी और ई ऑप्शंस आर करेक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। During the magnesium sulfate administration, the patient develops respiratory depression and a decrease in reflexes। तो इसमें क्या साफ साफ पता चल रहा है, वो आप ही सोचो क्या साफ साफ पता चल रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट लगाया, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया और इसके साथ साथ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पैरालिसिस की तरफ चले गए। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? डिक्रीज द इन्फ्यूजन रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जो इन्फ्यूजन जा रही है मैग्सल्फ की उसको डिक्रीज कर दे। एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रिस्क्राइब, कंटिन्यू मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड नोटिफाई द डॉक्टर, देन ऑब्टेन एट्रियल ब्लड गैसेस टू असेस ऑक्सीजनेशन। क्या करना चाहिए? 95% losing. टू एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रिस्क्राइब, लिखने दो अभी इनको। ऑब्टेन एबीजी टू असेस ऑक्सीजनेशन क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग वाइटल साइंस क्योंकि हाइपोटेंशन भी हो सकता है, नोटिफाई द डॉक्टर, या एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रिस्क्राइब, या डिक्रीज द इन्फ्यूजन रेट ताकि वो कम रेट पे जाए। क्या लिख रहे हैं? 2 ही लिख रहे हैं सब लोग, अरे इंटेलिजेंट हो गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट, द आंसर इज 2, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रिस्क्राइब। Calcium gluconate is an antidote of magnesium sulfate toxicity, should be administered immediately to reverse the effects। Okay? तो ये बात याद रखना, ठीक है? तो क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, आपने वो असेसमेंट देखो पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन में डन है, बता दिया उन्होंने कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है, बता दिया उन्होंने कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी स्लो है, तो तुम लोग अब एक्शन लोगे। डायग्नोसिस हो चुका है, एक्शन लेना है अब, और एक्शन क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाना है। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 4। अ वुमेन इज 24 आवर पोस्टपार्टम, डिलीवरी हो चुकी है, 24 आवर हो चुके हैं और सिजेरियन डिलीवरी थी, एंड इज डायग्नोज्ड विद पोस्टपार्टम प्री इक्लैम्सिया। हर ब्लड प्रेशर इज 160/100, बाप रे बाप, एंड शी हैज 3+ प्रोटीन यूरिया मैक्सिमम। शी हैज अ माइल्ड हेडेक एंड ब्लड विजन। ओके तो अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एट दिस टाइम? इस टाइम पे बहुत कोई भी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगी? बीपी 160/100 है, प्रोटीन यूरिया 3+ है, ब्लड विजन भी है, ठीक है, और हेडेक भी है। एडमिनिस्टर आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, encourage the patient to ambulate to improve circulation, ambulate करने के लिए बोलोगे। then increase fluid intake to dilute the urine, ताकि प्रोटीन डाइल्यूट होके यूरिन में से निकले। then provide acetaminophen for the headache। तो क्या करोगे इसमें? इसका भी आंसर सही लिखेंगे सारे। what they are writing? 1। Everyone's writing 1. everybody is writing 1। चलिए आंसर देखते हैं। Yes, the answer is 1. You will administer magnesium sulfate, क्योंकि जो पोस्टपार्टम प्रीक्लैम्सिया होता है वो हो सकता है, जैसे मैंने बताया 72 आवर तक कुछ भी हो सकता है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हम लोग सीजर, क्योंकि इसको पढ़ सकते हैं, इस लेडी को 3+ पे डिप्स्टिक पे प्रोटीन जा रहा है, बीपी इतना हाई जा रहा है, तो नेक्स्ट इज सीजर्स ओनली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। एंड पेशेंट ऑल्सो नीड्स मॉनिटरिंग एंड पोटेंशियली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी इसको चाहिए। ओके आगे चलिए। यस इस फोटो में आना है सब लोगों ने। इफ यू वांट टू कम इन दिस फोटो, तुम्हें पता है ये इतने सारे विनर्स मेरे क्यों बनते हैं? ये जो विनर्स आप देख रहे हो, ये क्यों आते हैं इतने सारे विनर्स? क्योंकि इनके पास हमारे जैसी क्लासेस है।
क्योंकि इन लोगों ने हमसे क्लासेस ली। डू यू सी द शाइनी ट्रॉफीज इन देयर हैंड्स? क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छे से पढ़ के नवकिरण नर्सिंग क्लासेस से तैयारी की थी। जिस तरह से मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी तरह से ये लोग पढ़ के जाते हैं और अपने पेपर में विनर बनते हैं। अगर आपने भी विनर बनना है तो आप ज्वाइन करें नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। आई होप आज का लेक्चर आप सब लोगों को, इंस्टाग्राम वालों को, यूट्यूब वालों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं DHA NMC CBT के लिए लेके आ रहे हैं भाई, जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम अपना प्रोग्राम। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, NCLEX करना है, REXPN करना है, NORCET करना है, ये DHA करना है, MOH करना है, NMC CBT करना है, कुछ भी करना है, एक ही जगह नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, तो ऐप को आज ही डाउनलोड करो, फ्री ऐप है, डाउनलोड करके रखो, क्योंकि फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो डाउनलोड करो, हमें मैसेज भेजो, वी विल गेट बैक टू यू। और ये बेस्ट क्लासेस है, बता रही हूं, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, और ये डिटेल पता भी होनी चाहिए अगर चीजें आती हैं, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आज। उतनी चीजें पढ़ाई हैं जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बहुत जरूरी है। सब लोग चिल्लाते हैं रैशनल बिल्डअप, रैशनल, लेकिन एक्चुअली रैशनल बिल्डअप क्या होता है? रैशनल बिल्डअप तभी हो सकता है अगर टीचर का रैशनल बिल्डअप स्ट्रांग है, और ये एक दिन में नहीं होता है। 15 साल हो गए हैं टीच करते हुए, तब जाके कहीं इतनी मतलब अपने आप में कैपेबल फील करती हूं कि खड़ी होके इतने हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ लोगों का लाइव ले लेती हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। Join NNC, crack your entrance exams, registration exams in the year 2025. I promise you will love these classes. Thank you so much. Namaste, Sat Shri Akal, and Muslim क्या बोलते हैं? खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं सब लोगों को नेक्स्ट लाइव में। और नीचे ना अभी मत जाना, लिखना नेक्स्ट लाइव किस चीज पे चाहिए, तो हमें आइडिया मिलता है भाई आप लोगों को कौन सी चीज डिफिकल्ट लगती है, तो उस पे लाइव ले लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, थैंक यू।